नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो खामनेई का खात्मा, ईरान लेगा बदला, इसमें आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट में भड़का यह संघर्ष अब सीधे तौर पर सत्ता संतुलन और क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई में बदलता दिख रहा है। इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान पर 1200 से ज्यादा बम गिराए जाने का दावा किया गया है। इस कार्रवाई में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो चुकी है। इस पूरी पुष्टि ने पूरे क्षेत्र की राजनीतिक दशा और दिशा दोनों ही बदल डाली है। तेहरान में सत्ता का शून्य पैदा होते ही नेतृत्व, उत्तराधिकार और कट्टरपंथी बनाम सुधारवादी खेमों की बहस तेज हो गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे रणनीतिक सफलता बताया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम कहा। दूसरी ओर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यानी जिसे IRGC कहा जाता है, उसने बदले की कसम खाते हुए इसे शहादत करार दिया है। ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक एकजुटता का संदेश भी है। ईरान के जवाबी हमलों ने इजरायल के साथ साथ खाड़ी देशों कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और UAE को भी सीधे तौर पर संघर्ष के दायरे में ला खड़ा किया है। दुबई के प्रतिष्ठित इलाकों के पास ड्रोन हमले ने आर्थिक स्थिरता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल सिर्फ सैन्य टकराव का नहीं रहा, बल्कि यह एक घटनाक्रम मिडिल ईस्ट में नए राजनीतिक गठबंधनों और संभावित शासन परिवर्तन की एक पटरेखा जो है, पटकथा जो है, वो लिखना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में जो समीकरण जो होगा वो क्या होगा, इसको लेकर अब सियासी बयानबाजियां जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन एक सवाल जो होगा वो आपके जहन में होगा, वो आपके मन में होगा कि आखिर अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया क्यों। ईरान में जिस समय सत्ता के खिलाफ संघर्ष चल रहा था, करोड़ों युवा जब सड़कों पर थे, जिस वक्त ईरान की आवाम को अमेरिका और इजरायल के मदद की जरूरत थी, तब वो सामने क्यों नहीं आए। आखिर अब क्यों आए। अब समझिए कि न्यूक्लियर जो प्रोग्राम चल रहा था वो इस विवाद की जड़ था। इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका शुरुआत से ही शक करता रहा। ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, यह अमेरिकी एजेंसियों ने अमेरिका को सूचना दी। कई दौरों की पाबंदियां लगाई गई। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई पाबंदी ईरान पर लगाई गई थी, कई दौर हुए जिन पर पाबंदियां लगाई गई, सख्त निगरानी की गई। इसी बीच ईरान का दावा आया कि कार्यक्रम केवल बिजली उत्पादन के लिए था, हम केवल बिजली पैदा करना चाहते थे, हम न्यूक्लियर वेपन बनाना ही नहीं चाहते थे। तो न्यूक्लियर वेपन सबसे अहम मुद्दा था। जो दूसरा अहम मुद्दा था वो थी ईरान की ताकत, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल। हम सभी जानते हैं कि ईरान वायुसेना के क्षेत्र में बहुत कमजोर है, लेकिन ईरान के पास अगर कुछ मजबूत है तो वो उसकी बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत है। और यह एक बड़ा मुद्दा था, मिसाइल प्रोग्राम का सबसे बड़ा रोड़ा। ईरान यह कहता रहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, यह उसकी रेड लाइन है। लेकिन अमेरिका की लगातार मांग रही कि मिसाइल रेंज और टेस्टिंग पर अंकुश लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और ये दो अहम मुद्दे थे जो इजरायल को और अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहे थे। अब समझिए कि इजरायल को लेकर टकराव क्या है। तो इजरायल अमेरिका का करीबी सहयोगी है, यह अभी से नहीं है, सब जानते हैं। ईरान का खुला विद्रोह इजरायल ने हमेशा किया है, और इजरायल में जो हमले हुए, चाहे हिजबुल्लाह के थ्रू हुए, चाहे हुती के थ्रू हुए, जो बैक सपोर्ट देता था वो ईरान देता था, और यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। कई बार इसको लेकर ये दोनों ही मुल्क आमने सामने आ पड़े हैं। तो इजरायल पर क्षेत्रीय अस्थिरता का जो आरोप है वो लगातार ईरान की तरफ से लगाया जा रहा था। प्रॉक्सी संघर्ष जो हिजबुल्लाह और हैती की मैं बात कर रहा था, वो लगातार इजरायल के ऊपर बढ़ रहे थे। और बयानबाजी से ये टकराव जो है वो सीधे तौर पर इन दोनों मुल्कों को, ईरान को और इजरायल को, इन दोनों मुल्कों को एक साथ सामने ला खड़ा हुआ। भले ही दोनों की सीमाएं ना सटती हो, लेकिन ये दोनों मुल्क एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। यही मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण था। इन दोनों मुल्कों के बीच आपसी सहयोग का ना होना। हालांकि जब पर पहलवी राजवंश का शासन हुआ करता था, यानी इस्लामिक क्रांति के पहले, तब इन दोनों मुल्कों में इजरायल, अमेरिका और ईरान, इन तीनों मुल्कों के बीच में बहुत ही एक का
प्यार था और सहयोग की भावना थी, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। अब मिडिल ईस्ट में क्या दखल हुआ है? अमेरिका का आरोप है कि ईरान का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान अपने आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको प्रभावित कर रहा है, खासकर इराक जो पूरी तरह से शिया बहुल मुल्क है, सीरिया जहां पर शियाओं की आबादी है, हालांकि सुन्नियों की आबादी भी ज्यादा है, लेबनान और यमन, इनके को प्रभावित कर रहा है। यह आरोप अमेरिका की तरफ से लगाया गया। प्रॉक्सी समूहों के जरिए रणनीतिक पकड़ की यहां पर कोशिश का आरोप भी ईरान के ऊपर लगा। वर्चस्व बनाम संतुलन, इसकी ये पूरी जो जंग थी ना, ये दरअसल ये पूरी जंग इसी पर केंद्रित हो गई और यही एक बड़ी वजह रही कि इजरायल ने हमला जो है वो शुरू कर दिया। अब समझिए कि इसी बीच सामने आ रही है कि तेहरान पर बड़े हमले का वीडियो सामने आया है। सेना के हेडक्वार्टर पर जो अटैक हुआ है उसका आया है, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं कि खामनेई के तेहरान पर बड़े हमले का वीडियो सामने आया है। आईडीएफ ने ईरानी सेना के हेडक्वार्टर का जो वीडियो है वो जारी किया है और हेडक्वार्टर का ये वीडियो है। बताया ये जा रहा है कि ये उस समय का वीडियो है जब खामनेई वहां पर मीटिंग कर रहे थे। सेना के हेडक्वार्टर पर अटैक का वीडियो सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन अब आपको वीडियो के जरिए बता रहे हैं कि ये जो हमला है, इस हमले को समझिए, इस हमले की गंभीरता को समझिए। बताया ये जा रहा है कि ये वो जगह है जहां पर खामनेई जो थे वो दरअसल एक मीटिंग कर रहे थे और इस मीटिंग में कौन कौन था उसको भी जानना और समझना बेहद जरूरी है। उस मीटिंग में खामनेई थे, वहां पर उनका पूरा परिवार मौजूद था, बेटी थी, इसके अलावा उनके दामाद थे और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के धमाके का जो असर है उसको भी समझने की यहां पर जरूरत है आपको कि कितना बड़ा इंपैक्ट था। और इसी का जिक्र जो है वो अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से लगातार किया जा रहा था। ऐसे तमाम वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, अलग अलग न्यूज चैनल्स की तौर पर आप देख सकते हैं। ऐसे 1200 बम, ये तो एक बम है, ऐसे 1200 बम अमेरिका और इजराइल ने ईरान में अलग अलग शहरों में गिराए हैं और धुएं के गुब्बार से इस समय ईरान जो है वो पूरी तरीके से ढक चुका है। लेकिन ये वीडियो बेहद खास है। इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किस कदर तबाही जो है वो अमेरिका और इजराइल ने ईरान में मचाई है। हालांकि इसका जवाब ईरान की तरफ से जरूर दिया गया है, लेकिन सर्वोच्च नेता जो है खामनेई जो है उनकी मौत हो चुकी है। तो इस वीडियो के इंपैक्ट को समझिए, खामनेई की मौत के सच को समझिए और तमाम तरह की जो अब आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होने वाली हैं उसको भी जानना और समझना बेहद जरूरी है आपके लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि ये हमले जो हैं, यानी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो तब तक हमले नहीं रुकेंगे जब तक ईरान सरेंडर नहीं कर देता। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ मल्लिका पांडे जी हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ कर्नल एस के मलिक जी हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मलिक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मलिक सर, अब चूंकि अब जियोपॉलिटिक्स अगर हम बात करें तो ये चेंज होने वाला है ईरान पर इस हमले के बाद। आने वाले समय में अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या कुछ होने वाला है और ईरान की सत्ता के केंद्र में कौन आएगा? क्या अमेरिका में रहने वाले पहलवी राजवंश के जो वंशज हैं वो आएंगे या फिर ईरान की आवाम में से ही किसी को वहां पर सर्वोच्च पद पर बैठाया जाएगा? सिन्हा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। देखिए, जो कल का डेवलपमेंट हुआ, कल के अटैक्स के बाद और ये उनकी जो ईरान के जो हेड है, रिलीजियस हेड है, उनकी डेथ के बाद काफी चीजें बदलेंगी।
देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें हमें दो चीज समझनी पड़ेंगी, एक इजराइल का पक्ष और एक अमेरिका पक्ष, और दोनों को क्लब करते हुए फिर ये देखना पड़ेगा अभी वर्ल्ड का रीअलाइनमेंट किस डायरेक्शन में जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं इजराइल एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के कारण उसकी दुश्मनी चल रही है पिछले तकरीबन अर्ध दशक से, जो कि ईरान का यही कहना था कि इजराइल को इस मदर अर्थ पर एग्जिस्ट करने का अधिकार ही नहीं है। यहां से अपने एग्जिस्टेंस के खिलाफ अगर किसी को आप इतना धमकी दोगे, रात दिन उसको इस तरह से आपके उसके एग्जिस्टेंस को नकारोगे, तो वो कंट्री अपने आप को बचाने के हरदम प्रयास करेगा। और यही मेन कारण है कि इजराइल इतना ऑफेंसिव रहा है पास्ट में, खासकर इजराइल के ईरान के खिलाफ। ये बात आती है अमेरिका की तरफ। देखिए, उसका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का था, अमेरिका का इंटरेस्ट दूसरा है इसमें। अमेरिका के इंटरेस्ट इकोनॉमिकल है। अमेरिका के जो इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिकल इसलिए समझ में आते हैं कि देखिए, चाइना एंगल उसमें जुड़ता है। चाइना के साथ वेनेजुएला का ऑप्शन था, रशिया का ऑप्शन था, ईरान का ऑप्शन था। जो एनर्जी जो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी, तीनों कंट्री से पूरी हो रही थी। वेनेजुएला पे हालांकि बहुत पुराने सैंक्शंस लगाए हुए हैं अमेरिका ने, वैसे ही उनको वीक कर डाला, एक अच्छे भले प्रोग्रेसिव कंट्री को एक तरह से बर्बाद कर डाला। वहां पर अभी हमने देखा 3 महीने पहले, 4 महीने, वहां के प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी जी को उठा के उन्होंने पूरे दुनिया के सामने क्या प्रस्तुत किया है उदाहरण, कि जहां चाहे जिसको चाहे उसको उठा सकते हैं, और पता नहीं किस किस को उठा सकते हैं, उनकी लिस्ट में क्या क्या है। अभी आते हैं दूसरा। अभी मैं इस जो वेनेजुएला का है, वेनेजुएला को उन्होंने किया कि चाइना को उन पर एक तरह से अपनी ग्रिप को टाइटन करना है, क्योंकि चाइना को जब से इन्होंने ये टैरिफ बॉम्ब चलाया है, चाइना उनको उल्टे गियर में डाल देता है, क्योंकि उसके पास एक तरह से आधिपत्य है मिनरल्स का, रेयर अर्थ मेटल्स जो इंडस्ट्री को डिफाइन कर रहे हैं। आज भी देखिए कि जो चाइना जिस तरह से उसको खरीद फरोख्त कर रहा है मेटल्स की, अनप्रेसिडेंटेड है। इसके साथ साथ मैं आपको यूक्रेन से थोड़ा सा लिंक जोड़ना चाहूंगा और फिर मेन मुद्दे पर आता हूं। लिंक यह है कि जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, चाइना और रशिया ने अपने डॉलर रिजर्व्स को कम करना शुरू किया था। इसी दौरान एक घटना घटती है ब्रिक्स की। ब्रिक्स थोड़ा ऑफेंसिव होता है अपनी एक्टिविटी में। अमेरिका कोशिश करता है ब्रिक्स से इंडिया को अलग किया जाए, वो सफल नहीं हो पाता है। ये पूरे बैकग्राउंड और प्रस्तावना के साथ मैं आता हूं कि चाइना को टाइट करने का और रास्ता अमेरिका के पास नहीं बचा है, एक्सेप्ट कि उसके एनर्जी रिसोर्सेज, उसके इकोनॉमी को हिट किया जाए। कहां किया जाए? वन इज वेनेजुएला, सेकंड इज ईरान। अब मैं ईरान पर फोकस होता हूं। ईरान के अंदर वो ये नहीं चाहता, मेरे हिसाब से जितनी मेरी समझ कहती है, कि पूरा मैं उसके ऑयल पे कंट्रोल करूं। अमेरिका चाहता है कि उसकी हर एनर्जी का ट्रांजैक्शन डॉलर में है, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है कि डॉलर का डिस्ट्रीब्यूशन की जो र्यूमर्स नहीं है, इनके ग्राउंड। लेकिन मलिक साहब, ये केवल व्यापार का मामला नहीं है, ये मामला कुछ और भी है। उस पर हम जरूर समझेंगे सुरेंद्र स्वामी जी से, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लूंगा स्वामी जी, उसके बाद समझूंगा कि क्या ये पूरा मामला व्यापार तक ही है या व्यापार से कहीं आगे जाकर है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं अपने खास मेहमानों के पास। स्वामी सर, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने सुना हमारे को पैनलिस्ट को जो ये कह रहे थे कि ये मामला केवल व्यापार का है, लेकिन ये मामला व्यापार का नहीं है, ये मामला केवल मुनाफे का नहीं है, ये मामला उससे ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। देखिए आशीष जी, अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यहूदियों का होलोकॉस्ट हुआ था, उसके बाद ये यूरोप और अमेरिका ने इजराइल को फंसाया, लेकिन उनको एक अश्योरेंस दिया कि हम आपको प्रोटेक्शन करेंगे। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी होगी, और उनको पूरे गल्फ में मुस्लिम कंट्रीज के बीच में ले जाके इजराइल यहूदियों को वहां पे बिठा दिया इन लोगों ने। तो एक मॉरल कमिटमेंट है यूरोप और अमेरिका का कि उनको इजराइल को प्रोटेक्ट करना है वहां। दूसरा, आपको मालूम है जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, उसमें वहां के जो मुस्लिम्स हैं, जैसे और जगह नहीं चाहते कि कोई भी उनके पड़ोस में सिवा उनके रहे, तो वो गल्फ में भी नहीं चाहते कि वहां इजरायली वहां पे बसे, वहां पे रहें, वहां जिंदा रहें। तो ये एक मूल पहला कार्यक्रम। दूसरा ये है कि आपको मालूम है शिया और सुन्नी के बीच में जबरदस्त लड़ाई है। रोज आप पाकिस्तान में सब जगह सुनते हैं कि भाई शियाओं की मस्जिदों में हमला हो जाता है, हर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अक्सर होता है वहां पे। अब उस गल्फ में क्या है कि ईरान एक मजबूत शिया देश है,
और उसके आसपास जितने भी ये ऑयल में खाड़ी में जो पैसे वाले देश बन गए, वो सब सुन्नी देश है। तो अब वहां पे स्थिति ये है कि अगर ईरान मजबूत होता है तो निश्चित रूप से वो उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी के हिसाब से इन लोगों के लिए एक थ्रेट है। और इसी कारण से जितने भी सुन्नी देश हैं उनके पास अपनी कोई लड़ाई की ताकत तो है नहीं, कोई आर्मामेंट, कोई डिफेंस सिस्टम उतना है नहीं जो कि वो ईरान से लड़ सके। तो सबने अमेरिका को साथ अलाई बने, सबको अपने कंट्री में अमेरिकन बेस दिए कि भाई कब भी हम पे हमला हो तो आप हमें बचा लीजिए। गल्फ में हमला उन पे कौन करेगा? गल्फ में उन पे हमला ईरान से ही होगा। अब ईरान के पास तेल का भंडार है। अब वो तेल की ताकत से अपनी ताकत, जो मिलिट्री ताकत है, उसको इतने सालों से बढ़ाता रहा। उसने अपनी मिसाइल ताकत बढ़ाई, ड्रोन की बढ़ाई, और उसने फिर अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जाके एटम बम पे पहुंचने की उसकी तैयारी हो गई। तो अगर गल्फ में ईरान के पास एटम बम हो जाते हैं तो आप समझिए गल्फ में कोई भी कंट्री सेफ नहीं है। ये एक बेसिक, क्योंकि ये जो फंडामेंटल, जैसे आपका पाकिस्तान है, रोज कहता है हमारे पास बम है, हमारे पास अटैची बम है, 2 किलो बम है, पाव बम है, तो धमकी देते रहते हैं। तो अब इस स्थिति में सबसे बड़ा खतरा इजराइल की एग्जिस्टेंस पे, और दूसरा जो सुन्नी देश हैं वहां पर गल्फ में, उनके ऊपर ये खतरा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि 79 से पहले इजराइल, अमेरिका, ईरान, ये सभी दोस्त थे। लेकिन जब वहां पे तख्ता बदला और वहां पे एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन लाके और वहां पे जो एक कट्टरपंथ को जन्म दिया, उस कट्टरपंथ से चलते हुए ईरान की जो अपनी एक संस्कृति थी, एक लिबरल और फॉरवर्ड लुकिंग जो एक कल्चर थी, वो बदलती चली गई। और वहां मतलब मैं समझता हूं कि गल्फ में सबसे कट्टर देश कोई बना तो वो ईरान बन गया। अब उसके चलते बीच बीच में छोटी छोटी लड़ाइयां होती रही, सब होती रही, लेकिन जब एक वो स्टेज आई जहां उसके पास बहुत जबरदस्त मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गई और ये लगने लगा कि अब ईरान करेगा, तो अमेरिका ने इंटरवीन किया। और अमेरिका ने कहा कि आप 3 काम कर दीजिए। 3 काम क्या है? आप न्यूक्लियर में आगे नहीं बढ़ेंगे, आप मिसाइल में आगे नहीं बढ़ेंगे, मिसाइल और ड्रोन में, और तीसरा ये कि जो आप अपने पैसे के दम पर जो आप टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, इन सबको जो आप सपोर्ट दे रहे हैं, ये सपोर्ट बंद कीजिए, क्योंकि ये तीनों ही इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए हमेशा से खतरनाक रहे। बिल्कुल। और ये सुन्नी होते हुए भी ये ग्रुप इजराइल पे अटैक करने को तैयार रहे, इसलिए नहीं कि भाई ये शिया है सुन्नी, बस इसलिए कि भाई ये मुस्लिम नहीं, तो इजराइल को हमें वहां रहना नहीं देना है। तो ये सब कुल मिला के लड़ाई का था। अब पिछली बार इतने हम लोग हैं यहाँ पे, मलिका जी भी हैं, सभी लोगों से डिस्कशन हो रहा है कि अमेरिका इस वॉर में न तो अपना वहां पे फुट सोल्जर भेजने वाला है, न किसी लंबी लड़ाई में है। वो इंतजार कर रहा था और लड़ाई को टाल रहा था कि हमें स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिले तो हम टारगेटेड अटैक करें। और उनको वो अपॉर्चुनिटी इतने दिन की मेहनत के बाद कल मिल गई, और उसका रिजल्ट आपके सामने है जो उन्होंने वहां अटैक किया। अब प्रश्न ये है कि अमेरिका अगर ये चाहता है कि ईरान में ये 3 चीजें नहीं हो, तो उसको नया रिजीम चाहिए, उसको मुल्ला रिजीम नहीं चाहिए। तो मुल्ला रिजीम नहीं चाहने का मतलब क्या है कि वहां पे 3 ही तरीके हैं। एक, अमेरिका खुद जाके रिजीम बदल दे, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, वहां पे पब्लिक प्रोटेस्ट हो और पब्लिक ही रिजीम बदल दे। आई डोंट थिंक कि इस्लामिक ये भी संभव होते दिख नहीं रहा है सर, ये संभव नहीं है ना। तो तीसरी पॉसिबिलिटी उसकी ये थी कि भाई खेमनेई को हटाया जाए और उसके बाद भी जो लीडरशिप नहीं माने उसको भी लिक्विडेट किया जाए, और फिर वहां पे जो उनके मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, जिनकी एक इमेज है कि वो काफी लिबरल भी हैं, फॉरवर्ड लुकिंग है, तो उनको बिठा के एक इंटरिम गवर्नमेंट बना करके और वहां पे फिर से इलेक्शन करा के पब्लिक को कहा जाए कि भाई अब आप चुनाव लड़िए और अपनी सरकार चुन लीजिए। तो वहां पे वो इन्फ्लुएंस का दबदबा होगा। अब ये अचीव कैसे करेगा अमेरिका?
तो पहला उन्होंने 50% अपना ये समझ लीजिए कि हर्डल क्रॉस कर लिया। कल उन्होंने सारी उनकी टॉप लीडर्स डिफेंस में और उनकी वो निकाल दी उन्होंने। अब दूसरी क्या होगी कि अब वो प्रेशर डालेंगे, ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करेंगे, बार बार ये टारगेटेड हमले करेंगे। तो ईरान को फिर सारे देश कहेंगे कि भाई आप अब बातचीत की टेबल पे आइए फिर से, जो पहले हो रहा था। और अमेरिका कहेगा मुझे कोई इश्यू नहीं है, आप इस तरह से कर लीजिए। हो सकता है सुरेंद्र स्वामी जी अंदर खाने बातचीत हो भी रही हो। मैं इस पे मल्लिका जी आपसे लूंगा और उसके बाद सर मैं आशीष सर आपके पास भी आऊंगा। क्षमा चाहता हूं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। आशीष सर उसके बाद में आऊंगा। मल्लिका जी मैं आपसे ही समझूंगा। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा चलते अपने खास मेहमानों के पास। मल्लिका पांडे जी, एक सवाल यहां पर यह उठता है, जो सवाल अभी स्वामी सर कह रहे थे कि 3 विकल्प हैं, जिनमें से अमेरिका तो वहां जाकर चुनाव में दखल दे नहीं सकता, आवाम चुन नहीं सकती। तीसरा विकल्प क्या होगा? क्या अंदर खाने कोई बातचीत चल रही होगी कि किसी भी तरीके से युद्ध रोका जाए? खामनेई को अमेरिका और इजराइल को मिलकर मारना था, आपने मार लिया, कम से कम मुल्क को तो बर्बाद होने से रोक ले। कहीं वो चीज ना हो जाए जो यूक्रेन के साथ रूस कर रहा है, 80% से ज्यादा मुल्क ही बर्बाद कर दिया। तो मुझे लगता है कि अंदर खाने कुछ बातचीत जरूर चल रही होगी। नमस्कार आशीष जी। एक इसमें एनालिसिस ये है कि देखिए, अमेरिका और इजराइल ने जो टॉप लीडरशिप है, जो पावर सेंटर है, उसको इस बार टारगेट किया है। हम पिछली बार के अगर जून के अटैक्स देखें मिडनाइट हैमर में, तो उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया था, बट इस बार उन्होंने खामेनेई और जितने इनके जो चीफ ऑफ आर्म्ड स्टाफ थे, सिक्योरिटी एडवाइजर थे, करीब करीब 7-8 लोग जो मीटिंग में थे, उनको टारगेट किया है। इसमें आशीष जी हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, वो ये है कि बिल्कुल ईरानियन जो रिजीम है वो हाइड्रा की तरह है। हाइड्रा मतलब जो एक उसका सर उगता है, उसको काटो तो दूसरा उगता है। तो इनके लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वो वहां पर एक बहुत ही मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, जिसमें IRGC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो सुप्रीम लीडर इलेक्ट करते हैं वो 88 मेंबर बॉडी है, जिसकी अभी मीटिंग चल रही है, जो इलेक्शन अभी वहां पर होगा। देखिए, अमेरिका को जो लगता है कि यहाँ पर इराक जैसा वो लोग कर पाएंगे या वेनेजुला जैसा कर पाएंगे कि अपना बंदा प्लेस कर देंगे वहां पर, ये इतना इजी नहीं होने वाला है। बिकॉज ईरान जो है वो जोग्राफिकली और मिलिटरीली बहुत ही कॉम्पिटेंट है एज कंपेयर टू पहले। तो आप देखिए इस बार उनकी जो, ठीक है, हम ये बिल्कुल मानते हैं कि यूएस और इजराइल के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, नेवी है, वैसा बिल्कुल भी ईरान के पास नहीं है। जैसा पहले हमारे को पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे कि ईरान के पास एक बहुत अच्छी एयरफोर्स नहीं है। जो उसके पास प्लेन्स भी थे, जब उसके यूएस और ईरान के बहुत अच्छे रिलेशंस थे 40 साल पहले, तब के प्लेन्स हैं। तो उनके पास एयरफोर्स बहुत अच्छी नहीं है ईरान के पास आज के टाइम में, बट उनके पास अपर हैंड किस में है? ड्रोन टेक्नोलॉजी में है, बैलिस्टिक मिसाइल्स में है। और जो ईरान ऑलरेडी फायर कर रहा है, ना केवल इजराइल पे बट बकायदा और गल्फ कंट्रीज में भी हम देख रहे हैं। दूसरी बात आशीष जी, एक और चीज मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगी। एक चीज देखने लायक और है, जो आपका पहला सवाल भी था, कि हम प्रोटेस्ट ना केवल पाकिस्तान कराची में देख रहे हैं, बकायदा हमने अभी न्यूज आ रही थी, उसका डिटेल एनालिसिस करें तो लाल चौक में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो ऑल इंडिया शिया बोर्ड है, उसने भी उनके लीक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें वो बोलते हैं कि हम खूब सारे पुतले फूके, मौन करेंगे, पूरा 40 दिन का मौन हम भी करेंगे। खामेनी हमारे सुप्रीम लीडर थे। तो आशीष जी, ऑल इन ऑल खामेनी केवल एक हेड ऑफ स्टेट नहीं थे, वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे। तो मुस्लिम कंट्रीज और जितने भी मुस्लिम्स हैं वो अगेंस्ट वेस्टर्न पावर के आ रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि सारे मुस्लिम नहीं है, सारे मुस्लिम नहीं है मल्का जी, ये केवल शिया सामने आ रहे हैं। देखिए, इराक में भी काफी ज्यादा, अगर आप बगदाद में देखें तो काफी, नहीं तो वहां तो शिया बहुल है ना, तो शिया तो आएंगे ही खुलकर। बिल्कुल 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 शिया भी आ रहे हैं, बट आप देखिए कि सुन्नी भी इनफैक्ट कश्मीर में काफी लोग आ रहे हैं। तो ये एक एजेंडा हर एक जगह अलग अलग बनते जा रहा है। आप इस बात को समझिए कि जो लोग सामने आ रहे हैं वो इजराइल के विरोध में आ रहे हैं, वो ईरान के समर्थन में या खामनेई के समर्थन में नहीं आ रहे हैं।
उनको नफरत इजराइल से है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त है मेरा। बिल्कुल आशीष जी, बट देखिए ना, इसमें अगर हम देखें तो कश्मीर के चौक में काफी ज्यादा पोस्टर्स खामिनी के लगे हुए हैं। ऑल इंडिया जो शिया बोर्ड है उसका भी हम देख रहे हैं कि लखनऊ में जो उसके प्रेसिडेंट बैठे हैं उन्होंने भी बोला है कि सब यूनाइट करें, हम अगेंस्ट बोले इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। तो ये सब काफी अभी डेवलपमेंट्स बढ़ रहे हैं। बट कंसर्निंग ये है, जब एक हम देखते हैं कि एक तरफ ईरान बिल्कुल टॉक्स के लिए रेडी था, उस बीच में जब थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स के बाद ईरान काफी चीजें मानने के लिए भी तैयार था, तो हम देखते हैं यूएस और इजराइल ने मिलकर उन पर अटैक कर दिया है। तो अब ये रिटेलिएशन हो रहा है आशीष जी, ये रिटेलिएशन इन बिग नंबर हो रहा है इनफैक्ट। तो सिचुएशन मिडिल ईस्ट में अब बहुत ज्यादा खराब होने जा रही। ठीक है, आशीष साय सर से एक सवाल ले लेते हैं। आशीष जी, जो इस समय वॉर चल रहा है, आपको क्या लगता है ये कहां जाकर रुकेगा? क्योंकि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हम बदला लेंगे और जबरदस्त बदला लेंगे। क्या ये केवल एक कथन तक सीमित रहेगा या वाकई ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से कुछ कर दिखाएगा? वो वक्त अब निकल गया आशीष। आज सुबह जब ईरान में सबको पता चला जो कल की घटना हुई है, उसके बाद से रीजनेबल टाइम निकल गया है। और पिछले दिन का भी जितना अटैक हुआ था इजराइल अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर, तेहरान के ऊपर, उसके भी जो जवाबी कार्रवाइयां हुई थी, उससे एक ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ईरान की वॉर वेजिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्फीयर असिस्टेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, रेडियो सिग्नल्स, टेक्नोलॉजी पे उनके कहीं ना कहीं अमेरिका ने बहुत मेजर घात करके उनका रिटेलिएशन का पावर, स्मार्ट वेपन सिस्टम्स के रिटेलिएशन के पावर्स को कंटेन या कॉम्प्रोमाइज किया है। और यही एक वजह हो सकती है कि उन्होंने इतना वक्त निकल जाने के बाद भी एक भी रीजनेबल अटैक कहीं पे भी नहीं कर पाए हैं। छोटे मोटे ड्रोन्स, छोटे वॉरहेड्स, बहुत ही छोटे टैक्टिकल वेपन्स को यूज कर रहे हैं, वो भी टुवर्ड्स दी टारगेट जाकर थोड़ा मिसगाइडेड से दिख रहे हैं। पता नहीं उनमें किस तरह की जियो टैगिंग की गई है, किस तरह के कोऑर्डिनेट्स फीड किए गए हैं। तो स्टारलिंक से लेके जितनी भी सैटेलाइट असिस्टेंस उनके पास अवेलेबल थी, वो सारी कहीं ना कहीं अमेरिका ने कंटेन करी है। और इसी वजह से उतना जवाबी हमला वो नहीं कर पाए जितना एक्सपेक्टेड था। एक्चुअली 10% भी नहीं कर पाए। तो अभी वो आज की तारीख में कुछ भी चैलेंज करते रहे कि हम तो ये, कल के भी उनके चैलेंजेस ऐसे ही थे, एक हफ्ते पहले भी वो ऐसे ही बोल रहे थे कि हम सब कुछ नेस्तनाबूद कर देंगे। बट एक्चुअली आप अगर एक बहुत डीप एनालिसिस करें कि अभी पिछले 24 घंटों में हुआ क्या है, तो ईरान ने कुछ भी नहीं किया है। एक ही पिक्चर्स को हर वर्ल्ड ग्लोबल चैनल पे आप देख रहे हैं, कुछ हिट्स हियर, दुबई में, एक बहरीन में, एक जॉर्डन में, लेकिन वो भी एक्सेप्ट बहरीन बाकी सारे टारगेट्स इनके मिस होते दिख रहे हैं। तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस समय जबकि उनकी आईआरजीसी की टॉप लीडरशिप एलिमिनेट हो गई, खमेनी और उनका परिवार का 2-3 और लोग एलिमिनेट हो गए, इतनी जल्दी वो रीग्रुप करके और क्या उनकी मिसाइल सिस्टम्स जो बैलिस्टिक है या लॉन्ग रेंज है, उनकी असेंबली करने में अभी उनको दिक्कत हो रही है। ऐसा लगता है इतना एयर डोमिनेशन हो गया है इजराइल और अमेरिका का कि वो कहीं भी अगर अपने मिसाइल्स के ऊपर वॉरहेड को फिट करेंगे या मिसाइल को लॉन्चर पे फिट करेंगे, उसके पहले वो मार दिए जाएंगे। इतना एयर डोमिनेशन अभी प्रेजेंटली दिख रहा है। हो सकता है कि एक दिन में ये थोड़ा चेंजेस आए इसमें। आशीष, ठीक है। सुदर्शन चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ है। स्वागत है चक्रपाणी जी आपका। चक्रपाणी जी, अगर 24 घंटे जिसका जिक्र अभी आशीष सर भी कर रहे थे, अगर इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो क्या यह कहा जा सकता है कि खामनेई की मौत के बाद ईरान की कमर टूट चुकी है? ठीक है, हमले हो रहे हैं, थोड़े बहुत छुटपुट कर रहे हैं, लेकिन वो ताकत नहीं दिखी जो ताकत हमें आज से 5-6 महीने पहले दिखी थी। बिल्कुल। सबसे पहले आशीष जी, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है और विजय जी ने बिल्कुल सही कहा है। ईरान की जो काबिलियत है अटैक करने की, वो काफी हद तक कम हो गई है। कम क्यों हुई है? एक तो साइबर वॉरफेयर वाले हिस्से में उन्होंने बिल्कुल सही दृष्टि डाली है। दूसरी, उनके पास जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको ध्वस्त किया गया है। अब लॉन्चर नहीं होगा तो आपका मिसाइल कैसे आप लॉन्च करेंगे? तीसरा, आप देखिए चीन के साथ उनका जो करार थे, उनके जो अपेक्षाएं थी चीन से, वो तो पूरी नहीं हुई हैं। यहां तक कि उनके प्रेसिडेंट पेशकियां ने कहा था कुछ दिन पहले कि हम
चाहते थे कि चीन कुछ करे, लेकिन उसने कुछ किया नहीं है। चौथा, उनको जो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे रशिया से, वहां पे पुतिन साहब का भी स्टेटमेंट आ गया कि देखिए जो रशियन ज्यूज हैं वही इजराइल में हैं, तो हम कैसे उनके ऊपर घातक हमला कर सकते हैं। तो एक तरह से ईरान रशिया भी बता रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। चौथा, अब जिस तरह से अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके उनके सारे ठिकानों के ऊपर बिल्कुल बेचूक हमला किया है कि उन्होंने मिसाइल साइट्स एलिमिनेट की हैं, उन्होंने मिसाइल प्रोडक्शन और मिसाइल असेंबली यूनिट्स एलिमिनेट किए, उन्होंने फॉर्दो इस्तेमाल वहां पे फिर से किए हैं, चाहे अगर थोड़ा भी बचा वो भी खत्म किया जाए, लीडरशिप को आपने निकाल दिया है। इस हालत में वहां पे कोई ना कोई तो लीडर चाहिए जो इस सबको डायरेक्ट करे, क्योंकि वॉर एक ऐसी चीज है जो अपने आप में नहीं हो सकती। और सबसे अहम बात यह है जो विजय जी ने बिल्कुल सही कहा है, वो ये है कि सिंपल सी बात है, जो उनके जो ड्रोन्स टारगेट के करीब आ रहे थे वो लग नहीं रहा था कि वो बिल्कुल निशाने पे जा रहे हैं, और करीब करीब सबको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। एक आध तो निकलेगा ही निकलेगा, उतना तो आप मान के चलिए। तो वो तो एक्सपेक्टेड था, एक आध हुआ है, माइनर डैमेजेस हुए हैं। अगर सबसे ज्यादा खौफ कहीं पहुंचा है तो वो मिडिल ईस्ट में पहुंचा है या पर्शियन गल्फ में है, और यही ईरान का मकसद था कि वो एक तरह से खौफ पहुंचा दे कि बाकी सब अमेरिका को बोले कि आप कुछ ना करें। हुआ है उल्टा। वो उल्टा इसलिए है कि सऊदी अरेबिया हो और या कतर हो, उन्होंने साफ कह दिया कि हम अमेरिका के साथ हैं। बाकी देश भी सऊदी का ही वो उठाते हैं लीडरशिप। और दूसरी बात फाइनली ये है कि देखिए, अगर आपको लड़ाई लड़नी है लंबे ड्यूरेशन के लिए, आपको जरूरत है सपोर्ट की, एलाइज की। अमेरिका के पास एलाइज हो ना हो, वो अपने आप में काबिल सक्षम है, इजराइल है ही उसके एक पास। बड़ा सवाल यही मैं मलिक जी से ले लेता हूं। मलिक जी, उम्मीद थी, जिसका जिक्र अभी चक्रपाणी सर भी कर रहे थे, कि इस युद्ध में कोई नहीं तो कम से कम चीन उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन कोई ईरान के साथ खड़ा होता हुआ दिखा नहीं। और यही एक बड़ी वजह रही कि ईरान इस जंग में शुरू होने से पहले ही वो हार चुका है, बस हार मान नहीं रहा है। आशीष जी, मेरी जितनी समझ है वो साफ साफ मुझे इस बात के लिए प्रेरित करती है कहने के लिए, आज की दुनिया में देखिए कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है। इट्स ए मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप किसके साथ अलाइन कर रहे हो। रशिया आज उलझा हुआ है अपनी समस्याओं में, यानी यूक्रेन के युद्ध के, उसको सॉर्ट आउट करना है, अपनी टेरिटरी को पकड़ना है। नहीं, इसके मलिक साहब, रशिया जो है वो साथ क्यों देगा? क्योंकि जब अमेरिका ये कहता है कि लुहांस्क, जेप्लॉन्स्क, डोरांस्क, जेपोर्जिया जो 20% हिस्से पर रूस कब्जा कर चुका है, यूक्रेन को कहता है कि तुम उनको दे दो, तो फिर रूस क्यों साथ देगा? क्योंकि उसे तो उसका लाभ मिल रहा है ना, वो क्यों साथ देगा? इसी बात को मैं सप्लीमेंट ये करना चाहता हूं, चीन पे आता हूं। देखिए, चीन का इस युद्ध से, यानी अमेरिका की वहां जैसे जैसे डोमिनेंस बढ़ेगी, इसका सबसे बड़ा नुकसान चीन को होने वाला है। उसके बाद भी ये सरप्राइजिंग है कि चीन उसको खुलेआम समर्थन नहीं दे रहा है। ये बात विदित है कि वहां चीन ने उसको मटेरियल, मिसाइल्स और आपके एडी इक्विपमेंट की सप्लाई ऑलरेडी की हुई है। इसी तरह से जैसे कि पास्ट में रशिया ने S-300 भी दिया हुआ है। लेकिन ये तो पूरा प्रोफाइल है चीन का कि चीन कभी भी दूसरे देश के युद्ध में डायरेक्टली आके अपने रिसोर्सेज को कमिट नहीं करता है। चीन का मानना है कि अपने रिसोर्सेज का अगर वो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा तो उसको इकोनॉमिक फ्रंट पे अपना युद्ध लड़ने में, इकोनॉमिक युद्ध लड़ने में बड़ी मुश्किल आएगी। यही कारण है अब उसको अपने ऑप्शन तलाशने हैं कि वेनेजुएला का रास्ता गया, अभी ईरान का भी रास्ता ऑलमोस्ट गया, अभी उसकी डिपेंडेंसी रशिया पे आने ही वाली है अपने एनर्जी सोर्सेज को पूरा करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरा खेल, जो बड़ा खेल है ना आशीष जी, बड़ा खेल इकोनॉमी पैसे का, एक्सेप्ट इजराइल का तो एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है। इजराइल तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ा है, इस बात को समझा भी जा सकता है, इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ा है। लेकिन स्वामी सर, इसी बीच एक सवाल ये उठता है कि अब अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें तो ज्यादातर मुल्क जो हैं वो अशांत हैं, या फिर ज्यादातर मुल्कों को बर्बाद करने में अमेरिका का हाथ रहा। अब ईरान का भविष्य किस तरफ नजर आता है? क्या इराक की तरह नजर आ रहा है,
सीरिया की तरह नजर आ रहा है। भविष्य क्या होगा? क्या अफगानिस्तान की तरह होगा? क्या होगा भविष्य अब? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो ईरान है, उस समय जो पहले इराक में अमेरिका गया था वो एक डिफरेंट सिनेरियो था। यहाँ पर जो अमेरिका ईरान में जा रहा है वो उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो वहां जाकर के और एक लंबी लड़ाई लड़े। वेनेजुएला में भी यही हुआ जो उन्होंने ईरान में किया है। आप इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, वहां के लोगों को ब्राइब कीजिए, उनके सिस्टम में घुसिए और स्पेसिफिक टारगेट में लेके मार दीजिए या उठा लीजिए। अब वेनेजुएला में लोग कह रहे थे कि भाई वो जो उनकी लीडर ऑफ अपोजिशन थी वो उनको राष्ट्रपति बना देंगे, उन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज भी दे दिया था। लेकिन हमारा तब ये भी था, अमेरिका का कोई इंटरेस्ट उस तरह का नहीं है। उन्होंने तुरंत उनके वाइस प्रेसिडेंट को कहा प्रेसिडेंट बन जाइए, ये हमारी कंडीशन है, मान लीजिए, बात खत्म हो गई। नहीं, वो तो कठपुतली तो चाहते हैं ना सुरेंद्र स्वामी सर, लेकिन कठपुतली तो अमेरिका की ही होगी ना, इस बात को भी तो समझा जाए। अमेरिका मजबूत हो रहा है। लेकिन फर्क ये होता है कि जो आवाम होता है ना, उनको ये मैसेज नहीं जाता कि भाई अमेरिका हमको कठपुतली बना रहा है। अगर वो मान लीजिए उनकी वाइस प्रेसिडेंट को हटा के और अपोजिशन लीडर को बनाते तो डिफरेंट इशू हो जाता अमेरिका की पोजीशन। तो ऐसे ही ये यहाँ पे होगा। अब इसमें हो क्या रहा है कि जैसे ईरान हड़बड़ाहट में क्या कर रहा है, बहुत बड़ी एक गलती कर रहा है कि वो गल्फ कंट्रीज जो दूसरे सुन्नी देश हैं, अब वो उनपे अमेरिका के बहाना लेकर के बेसिस का वो उनपे अटैक कर रहा है और वो उनके सिविलियन टारगेट्स को अटैक कर रहा है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि ये उनपे कोई दबाव नहीं आएगा क्योंकि वहां अमेरिका है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसका रिजल्ट ये होगा कि जो एक कन्फ्लिक्ट शिया और सुन्नी में बनने की संभावना बढ़ जाएगी अगर ये कंटिन्यू करेंगे। और शिया और सुन्नी का आपको मालूम ही है बहुत जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट है। अब ये कश्मीर की बात कर रहे थे, कश्मीर में बडगाम में सब शिया है, ऑल इंडिया शिया है, कराची में शिया है। तो उनका अभी तक तो जो थोड़ा बहुत सपोर्ट है, कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट इंडिया में जैसे है, तो वो खाली देखिए, आप लड़ते यहाँ नारे लगाते रहिए गाजा के लिए, कितने यहाँ पे बैग लेके फिलिस्तीन का गाजा का लोग घूम रहे, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, वो वार का जो फ्रंटियर है वो तो ईरान में है ना। हिंदुस्तान में आप नारे लगा लोगे तो क्या कर लोगे, उससे कोई युद्ध थोड़ी ही रुकता है। तो इसलिए वो नहीं है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगने लगा है कि कहीं ईरान अपनी इस घबराहट में और मिडिल ईस्ट में ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं कर दे कि वर्ल्ड ओवर शिया सुन्नी की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए। मैं उसी पर लूंगा, मैं मलिका जी से उसी पर सवाल लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद मलिका जी इसी पर आपसे सवाल लेंगे कि क्या आने वाले समय में इस तरह के हालात भी संभव हो सकते हैं क्या। बहुत छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नए उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। इस मिट्टी में किसान सोना उगाते हैं। ये जंगल बहादुरी की कहानी कहते हैं और यहाँ के लोग उम्मीद का नया अध्याय लिखते हैं। छत्तीसगढ़ बदल रहा है, जिसकी हर तस्वीर दिखाएंगे हम अब नए अंदाज में। खबर छत्तीसगढ़, HNN न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं अपने खास मेहमानों के पास। मल्लिका जी, एक सवाल जो अभी स्वामी सर कह भी रहे थे कि क्या ये पूरा मामला अगर इसी तरह से ईरान की तरफ से सुन्नी जो मुल्क हैं, पड़ोसी सुन्नी मुल्क, अगर उन पे मिसाइलें गिराई जाती हैं तो आने वाले समय में क्या शिया सुन्नी एक दूसरे के आमने सामने भी आ सकते हैं क्या? आशीष जी, हिस्टोरिकली अगर हम इसमें एक आपके व्यूअर्स के सामने बताना चाहूंगी, 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद एक चीज बढ़ चढ़कर आई कि जो शिया लीडर थे खामेनी, उन्होंने शिया आइडियोलॉजी ना केवल यहाँ फैलाई बल्कि इराक, यमन, लेबनान में भी उन्होंने काफी प्रॉक्सी वॉर्स क्रिएट किए। सऊदी और ईरान का, सऊदी अरेबिया और ईरान का हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है। हिस्टोरिकली 1979 से ही कॉन्फ्लिक्ट रहा है। 2023 में हमने देखा कि चाइना ने इनके बीच में थोड़ा सा सिचुएशन ठीक की, क्योंकि दोनों ही अरब स्प्रिंग्स जब हुआ था 2011 में, तो दोनों ने ही पावर शिफ्ट अपने उसमें करना चाहते थे, लेबनान को, सीरिया को, यमन को। तो कहीं ना कहीं इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू रहा है। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से ये लोग बचे हैं। चाइना ने इनके बीच में जब चीजें ठीक की तो तब से चीजें ठीक चल रही थी, बट अभी हम फिर देख रहे हैं कि ये सब जैसे डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं वेस्ट एशिया में, तो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन भी हो सकता है। बिल्कुल आपने सही बात की, जैसे स्वामी सर भी बोल रहे थे, बिल्कुल ये सही बात है कि ये शिया सुन्नी का भी मामला आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी इनका ये मामला रह चुका है। ये आने वाले समय में ये खतरे की घंटे। लेकिन आशीष सर, एक सवाल ये भी उठता है कि ठीक है अभी हमले हो रहे हैं, लेकिन क्या अंदर खाने ये कहा जा सकता है कि बातचीत कुछ चल रही होगी ताकि नुकसान ज्यादा ना हो? थोड़ा सा जूम आउट करेंगे आशीष। हम लोग बहुत से रेगुलेशंस में या प्रोटोकॉल के चक्कर में ना एक बहुत मेजर मैसेज मिस कर रहे हैं जी। प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ मामलों में इरेटिक हो सकते हैं, कुछ मामलों में इंडिया के अगेंस्ट हो सकते हैं, बट कुछ मामलों में, गिन के 5 मामलों में, उनका एक बहुत ही डीप ग्लोबल विजन है जी। और ये जो ईरान के साथ चल रहा है, जिसको हम अलग अलग चश्मे से देखना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक पावर, ऑयल कंट्रोल, इजराइल सपोर्ट, नहीं, ट्रंप के फर्स्ट टर्म से लेके आज तक उनका एक बहुत मेजर एजेंडा है अगेंस्ट रेडिकल इस्लाम। वो अपने पूरे नेशन में, अपने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में रेडिकल इस्लाम को लेके बहुत परेशान है। अगर आप ध्यान देंगे, टर्निंग पॉइंट यूएसए चालीकर की जब मर्डर हुई थी और उसके बहुत करीबी थे ये, इन्होंने ग्लोबल लेवल पे
जो इंतिफादा का एक मिशन चल रहा है, अमेरिका के अलग अलग डेमोक्रेट्स उसमें शामिलित हैं, लंदन के मेयर के बारे में उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, और ये बहुत ही सही अप्रोच है मुझे पर्सनली लगता है। मैं इंडिया का व्यू नहीं रख रहा हूं। इस्लाम में बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छे नेशंस हैं, फॉरवर्ड लुकिंग हैं, न्यूट्रल नॉर्मल हैं, लेकिन रेडिकल इस्लाम को काउंटर करने का ट्रंप का एक मिशन रहा है डे 1 से। नहीं, लेकिन वही फिर अगर आप ये कहेंगे तो फिर वो जो सीरिया में जो एक समय को ओसामा का राइट हैंड हुआ करता था, फिर उसे वहां पर प्रमुख के तौर पर क्यों बैठाया गया, उसके ऊपर इनाम को क्यों माफ किया गया, उससे मुलाकात क्यों हुई, तब तो बहुत सारे सवाल हो गए। अगर इस्लामिक कट्टरपंथी की बात करें तो लीबिया, यमन, सीरिया या ये जो प्रॉक्सीज हैं, हमास, हौती, इनका क्या काम है आशीष? ये पूरे ग्लोब में इनका सिर्फ एक काम है, टेरर फैलाना और रेडिकलाइज करना लोगों को। रिवर्स गियर में चलने वाली कम्युनिटीज हैं ये अमेरिका नहीं होगा तो ये चाइना से लड़ेंगे, चाइना नहीं होगा तो रशिया से। चेचन में देखिए, पूरे कोई नहीं मिलेगा तो आपस में ही लड़ेंगे। जी। और इस बात को ट्रंप ने एक मिशन बना रखा है। समय समय पे वो शब्दों का एक मर्यादा बरकरार रखते हुए इस बातों को एक्सप्रेस करते हैं, यूरोपियन नेशंस को बताते हैं कि तुम यू आर हेडिंग टुवर्ड्स डूम्सडे अगर तुमने इस रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल नहीं किया। और इसमें वो ईरान को एक की फिगर मानते थे। ये जितने इस तरह के नेशंस हैं जहां रेडिकलाइजेशन एकदम एपिक पे पहुंचा हुआ है, और इसको अगर हम नहीं रोकेंगे तो आप ये मान के चले कि जो ट्रंप की भविष्यवाणी है यूरोप के बारे में, वो आने वाले 10-15 वर्षों में सच होगी। ये वो सच तो होती हुई दिख ही रही है। वो भविष्यवाणी करें या ना करें, जो फ्रांस की सड़कों पर जो दिख रहा है वो कमोबेश उसी तरफ जा रहा है। बहरहाल उस पर किसी दिन इत्मीनान से चर्चा करेंगे सर आपके साथ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा सुदर्शन चक्रपाणी जी, चूंकि अब समय भी कम बचा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर किसी के पास शक्ति है तो वो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को मार सकता है, पकड़ सकता है? क्या इस पूरी दुनिया में तानाशाही चल रही है क्या, कि अगर आपने हमारे खिलाफ आवाज उठाई या आप हमारी आंखों को की किरकरी बने तो हम आपको उड़ा देंगे, और यूएन शांत बैठा हुआ है, केवल भत्सना कर रहा है, निंदा कर रहा है? आशीष जी, एक बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया है और कई हद तक दिखाई देता है कि कुछ इसी दिशा में बात जा रही है। एक तरफ अमेरिका है जिसने वेनेजुएला में यही किया और वहां पे सक्सेस मिली। उसने बांग्लादेश में हमारे पड़ोस में किया, कुछ हद तक सक्सेस मिली, लेकिन फिर डिजास्टर ही उनको वहां पे मिला। अब उसने ईरान में किया है। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि देखिए, ईरान के ऊपर हमला होने में बहुत समय लगा, और यह समय क्यों लगा? इसलिए कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, और यही वजह थी कि ईरान फटाफट जा रहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाएगा, और उसने कहा कि मैं न्यूक्लियर वेपन बंद नहीं करूंगा। उसके पास एक ही बार्गेनिंग चिप बचती थी। अगर न्यूक्लियर वेपन में उसने कहा भी होता कि मैं ये एनरिचमेंट कम कर दूंगा, तो उसके मिसाइल्स, और अमेरिका ने बिल्कुल साफ कहा था ना मिसाइल ना वेपन, और इसीलिए ईरान के ऊपर दबाव ज्यादा था। ईरान नहीं झुका, ईरान ने मुंह की खाई। इसीलिए बहुत अहमियत रखता है कि हिंदुस्तान को भी ये लेसन सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, आप जो हम कर रहे हैं अभी आत्मनिर्भरता की ओर, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और टेक्नोलॉजी किसके पास है? अमेरिका के पास है, इजराइल के पास, यूरोप के पास है, इन्हीं के पास जा रहे हैं। हमारे पास इकोनॉमी ऑफ स्केल है, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है, मैन पावर है, उसके जरिए उनको जो है ये चीजें अगर दे सकते हैं, 5 साल में आप मान के चलिए हमारे इंडस्ट्रियल बेस का इतना परिवर्तन होगा जो हम समझ नहीं सकते। एक उदाहरण देता हूँ, मारुति कार आपको याद होगा आशीष जी, 40 साल पहले आई थी। उस समय सिर्फ स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी थी, हम नहीं करते थे। आज वही मारुति कार हम जापान को वापस एक्सपोर्ट करते हैं, विश्व में एक्सपोर्ट करते हैं, और डिफेंस में भी हम ऐसा ही करेंगे। समय की कमी है, माफी चाहूंगा चक्रपाणी सर, समय की कमी है, इसलिए शो को यहीं वाइंड अप करना पड़ेगा। सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। इस